अस्सलामुअलैकुम। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस के साथ मैं हूं मोहम्मद दानियाल आरिफ और आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक है वाटर। इसमें हम पढ़ेंगे वाटर की कितनी टाइप्स होती हैं और वाटर की क्या क्या किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रीटमेंट से यही मुराद है कि वाटर अगर हमारे पीने लायक या फिर ड्रिंकिंग पर्पस लायक या डोमेस्टिक यूज़ के लायक नहीं हो तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है अपने इस्तेमाल के। राइट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे वाटर का कि वाटर का इंट्रोडक्शन क्या है। एक्चुअली जब भी हम वाटर का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन से एक ही बात आती है जो होती है प्यास। लेकिन अगर देखा जाए तो वाटर सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी एक अहम किरदार अदा करता है। तो अगर हम देखें तो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट मतलब होता है स्टूडेंट्स ज़रूरी एलिमेंट इन नेचर बट इज़ ऑल्सो द मोस्ट मिसयूज्ड वन। स्टूडेंट्स पहली लाइन में ये कह रहे हैं कि वाटर जो है वो इस पूरी कायनात का सबसे अहम हिस्सा है, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि ये इंसान इस कदर नाशुक्र हैं कि ये ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा मिसयूज्ड होने वाली चीज़ है। मिसयूज कैसे होती है हम सब जानते हैं कि हमारे घरों से बेइंतहा पानी ज़ाया होता है, बेतहाशा पानी हम ज़ाया करते हैं, उसको मिसयूज़ करते हैं। हमारे पास इनफ डैम्स नहीं है जहाँ पर हम पानी को स्टोर कर सकें। ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता है, समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। और दूसरी लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम पानी का मिसयूज़ कर रहे हैं। ऑल्थो अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम वैसे भी पानी को मिसयूज़ तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद, ऑल्थो का मतलब होता है इसके बावजूद, अर्थ जो है वो एक ब्लू प्लैनेट है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट का नाम क्यों दिया है? क्योंकि अगर हम 5 हिस्से करें तो 5 में से 4 हिस्से जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, किस चीज़ से कवर्ड हैं? पानी से कवर्ड हैं। यानी कि अर्थ के 5 हिस्से करने के बाद अगर हम उसके 4 हिस्से ले लें तो पानी है और एक हिस्सा सिर्फ खुश्की है। इस वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकता है या फिर कोई जनरल नॉलेज में या फिर कोई वाइवा भी पूछ सकता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि अगर हम अर्थ के 5 हिस्से करें और 5 में से 4 हिस्से जो हैं वो पानी पर मुश्तमिल हैं और सिर्फ एक हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। ओके, लेकिन एक हार्ड फैक्ट ये भी है कि तकरीबन 97% पानी का जो हिस्सा है वो कहाँ पर लॉक्ड हुआ है? ओशंस के अंदर लॉक्ड हुआ है। लॉक्ड होने से मुराद ये है कि वह हमारी पहुँच से दूर है या हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? बिकॉज विच इज़ टू सलाइन टू ड्रिंक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, उसको हम पी नहीं सकते। और या तो पी नहीं सकते और साथ साथ हम उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर माने हमारा जो होता है वो खेती बाड़ी वगैरह के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फसल होगी वो इतना खारा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वो जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, उसको मीठा पानी चाहिए होता है। और दूसरा ये कि इंडस्ट्रियल पर्पस यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ वाटर की ज़रूरत होती है वहाँ भी हम इतना नमकीन पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो जनाब 97% पानी तो हमारा लॉक्ड हो गया ओशंस के अंदर, बाकी पीछे बचा सिर्फ और सिर्फ 3% जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। और अल्लाह ताला की आप शान देखिए, वो 3% भी इतना काफ़ी होता है कि हम उसको पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, पानी पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड सो ऑन। वो 3% भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए काफ़ी रखा है, लेकिन हमारी नाशुक्री हमें उस तरफ ले जा रही है जहाँ आखिरी जंग होने वाली जंग हमें पानी के ऊपर लड़नी पड़ेगी। और आखिरी जो जंग अजीम होगी वो पानी के ऊपर ही होगी, क्योंकि पानी हमारे पास शॉर्ट हो जाएगा पूरी दुनिया में। क्योंकि जिस कदर नाशुक्री और बेकदरी के साथ हम पानी को यूज़ कर रहे हैं, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के पास एक अंदाजे के मुताबिक 2025 से 2026 में पानी पीने का ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हमें ख्याल करना चाहिए कि पानी को बेहतर तरीके से यूज़ करें। आप देख सकते हैं कि आज से 6-7 साल पहले पानी हमारे नलों में आता था, टैंक में आता था, लेकिन आज ही हमें वो पानी ख़रीदना पड़ता है। आइंदा आने वाले 4-5 सालों में हमें ये ख़रीद कर भी नहीं मिल पाएगा और हमें लड़ कर लेना पड़ेगा। और आइंदा 10 से 15 सालों के अंदर ये पूरी दुनिया जंग अजीम में चली जाएगी जो पानी के ऊपर लड़ेंगे, और जिसके पास पानी होगा वही जीत पाएगा। खैर, इंपॉर्टेंट टर्म्स पानी को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो पढ़ लें, जो आपको याद रहनी चाहिए। जनाब, हमारे पास 3 किस्म के पानी होते हैं। पानी तो एक्चुअली एक ही किस्म का है, लेकिन हमने उसको डिवाइड किया है 3 किस्मों के अंदर। पहला पानी है स्टूडेंट्स हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या चीज़ होती है? वाटर तो वाटर है, लेकिन वाटर हार्ड कब बनता है? वाटर इन विच सोप कैन नॉट प्रोड्यूस लेदर। लेदर का मतलब यहाँ पर है झाग।
एक ऐसा पानी जिसके अंदर हम जब साबुन को इंट्रोड्यूस कराएं, साबुन को यूज़ करें, तो वो कभी भी वहाँ पर झाग प्रोड्यूस नहीं करे, बल्कि इसके बजाय वो हमें वहाँ पर कर्ड्स दे। कर्ड्स का मतलब क्या है कि अगर आप कभी ध्यान लगाएं या गौर से सोचें, जब आप हाथ धोएं बोरिंग के पानी से या फिर ऐसे पानी से जो मीठा ना हो, तो वहाँ पर झाग पैदा नहीं होंगे, बल्कि अजीब से कर्ड्स पैदा होंगे, जैसे दही के ऊपर आते हैं। तो जब वो कर्ड्स पैदा हों अलावा झाग के, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा पानी है, हार्ड वाटर है। ओके स्टूडेंट्स, बात की जाए सॉफ्ट वाटर की, तो हार्ड वाटर के बिल्कुल उलट है। ये वही सॉफ्ट वाटर है जो हमारे नलों में आता है, हमारे बेसन में आता है। वाटर इन विच सोप कैन ईजिली प्रोड्यूस लेदर इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। एक ऐसा पानी जिसमें सोप यानी कि साबुन आसानी के साथ झाग प्रोड्यूस कर सके, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन अभी भी याद रखें, इस सॉफ्ट वाटर को हम पी नहीं सकते। वैसे तो हम पी लेते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में तो ख़ास आम बात है कि जो पानी हमारे नलों में आता है वही हम पी भी रहे होते हैं। लेकिन वो वाटर जो कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल बेस्ट है, उसके अंदर मिनरल्स की तादाद उतनी है जितनी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं है, तो ऐसा पानी जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल फिट होता है, उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। कौन सा वाटर? पोर्टेबल वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस से मुराद यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, ओके, सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर से मुराद यहाँ पर है कि हम पानी को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। सोर्सेस का मतलब है यहाँ पर वाटर की क्या क्या ज़राए हैं, कहाँ कहाँ से हमें पानी हासिल होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, नेचुरल वाटर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो नेचुरल पानी होता है, देखें नेचुरल वाटर क्या चीज़ है, वो वाटर जो कुदरत की तरफ से हमें मिलता है। वैसे तो तमाम पानी ही नेचुरल होता है, जाहिर सी बात है, कुदरत ने ही हमें दिया है। तो वो वाटर जो नेचुरल वाटर है उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? ब्रॉडली बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से हमारे पास यहाँ 4 हिस्से हमने यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें से पहला हिस्सा, पहली डिवीज़न जो है वो क्या है? सरफेस वाटर। स्टूडेंट, सरफेस वाटर वो वाटर जो कि हमारे सरफेस के ऊपर होता है, यानी कि ज़मीन के ऊपर पाया जाता है। और सरफेस वाटर की 2 किस्में होती हैं। एक होती है फ्लोइंग वाटर, जो कि बह रहा होता है, ऐसा पानी जो सरफेस के ऊपर बह रहा हो मुस्तकिल कंटिन्यूसली, उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं। और उसकी एक एग्जांपल हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, रिवर्स, जैसे कि दरिया होते हैं, नहरें होती हैं, वो हमारे पास सरफेस वाटर है। और साथ साथ सरफेस की कौन सी एग्जाम्पल है? फ्लोइंग वाटर है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब होता है ऐसा पानी जो ठहरा हुआ हो, जिसमें झील आती है, जैसे कि कलरी झील जो है हमारे पास, वहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है। इस तरह से मुख्तलिफ तालाब होते हैं जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है, लेकिन होता कहाँ है? सरफेस के ऊपर, इसलिए हम उसको सरफेस वाटर बोलते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है अंडरग्राउंड सप्लाईज। अंडरग्राउंड सप्लाईज आप सब समझते हैं क्या है? जो ज़ेरे ज़मीन पानी हमें मिलता है। ज़ेरे ज़मीन पानी में यहाँ लिखा हुआ है वाटर फ्रॉम शैलो एंड डीप स्प्रिंग्स एंड वेल्स। कुएँ होते हैं और बोरिंग वगैरह का पानी होता है, वहाँ से जो पानी मिलता है उनको हम अंडरग्राउंड सप्लाईज की डिवीज़न में डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेन वाटर। रेन वाटर आपके सामने बहुत इजी है। रेन वाटर का मतलब है ऐसा पानी जो बारिश के ज़रिए हमें हासिल होता है। और लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है एस्टुराइन एंड सी वाटर। सी वाटर आपको पता है समंदर का पानी होता है। एस्टुराइन क्या चीज़ है? An estuary is a partially enclosed coastal body of brackish water with one or more rivers on streams flowing into it। देखिए जनाब, समंदर के पास एक हमारे पास क्या होता है? समंदर के आसपास कोई जगह रुकी होती है जहाँ पर दरिया और नहरों से आता हुआ पानी, बहता हुआ पानी आकर गिरता है और बाद में जाके वो समंदर में मिलता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, जो पार्शियली इनक्लोज्ड हो, यानी कि आधी इनक्लोज्ड हो कोस्टल बॉडी से, और जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा रिवर्स जो है आकर गिर रहे हों, एंड विद अ फ्री कनेक्शन टू द ओपन सी, और उसका बाद में कनेक्शन किससे हो? समंदर के साथ हो। एस्ट्रीज फ्रॉम अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन रिवर इन्वायरमेंट्स एंड मैरीटाइम इन्वायरमेंट। वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, ऐसा पानी जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कारआमद हो। देखें, हम जो वो पानी जो पोर्टेबल वाटर होता है, पोर्टेबल वाटर क्या होता है? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ऐसा पानी जो पीने के लिए फिट हो, एकदम बेस्ट हो। लेकिन हम उसको इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज़ में हमारे लिए पोर्टेबल नहीं होगा, बल्कि पीने के लिए पोर्टेबल है। इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर जो हम पानी यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, अगर हम देखें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल यूज़ में कौन सा पानी बेहतर होगा?
तो हम इट इज़ नॉट यूजुअली फीजेबल टू यूज़ रेन वाटर या फिर समंदर का पानी, सी वाटर। ये इतना आसान नहीं है, ये बेहतर नहीं होगा कि हम उसके लिए बारिश का पानी यूज़ करें या फिर समंदर का पानी यूज़ करें। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए ये बेहतर तरीका नहीं है, अच्छे आउटकम्स नहीं आते। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हमें पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो मेन 3 सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए पानी मिलता है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो काम होते हैं वहाँ जो पानी यूज़ होता है, ये उसकी बात हो रही है। सबसे पहला आपके पास है मूरलैंड अपलैंड सरफेस ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब ये कन्फर्म्ड है कि ज़ेर ज़मीन होगा, लेकिन ऊपर की साइड, ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं, ऊपर की साइड का जो ड्रेनेज है वो उसको भी हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो एक बेहतर ऑप्शन है हमारे लिए। दूसरा, लो लैंड सरफेस ड्रेनेज, नीचे की जानिब जो हमारे पास ड्रेनेज होगी, देखें इनकी एक रेंज होती है, कितने कुछ मीटर्स होते हैं, जो मूरलैंड कहलाते हैं या अपलैंड कहलाते हैं, उससे नीचे चले जाएंगे, कुछ मीटर्स के फासले पर जाएंगे आप गहराई में, तो वो लो लैंड सरफेस ड्रेनेज बन जाएगा। और उससे भी गहराई के अंदर जाएंगे तो फिर वो डीप वेल वाटर कहलाता है। ये 3 किस्म के पानी ऐसे हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज यूज़ के लिए बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो क्यों यूज़ कर सकते हैं वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम बात करें मूरलैंड सरफेस ड्रेनेज की, टाइप ऑफ वाटर लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि उसके अंदर कितने आयोनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पानी है, उसके आप 1 मिलियन हिस्से लें, तो उस 1 मिलियन हिस्से के अंदर, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, उस 10 लाख हिस्सों के अंदर सोडियम आइंस के कितने हिस्से होंगे? 8 हिस्से। कैल्शियम आइंस के हिस्से कितने होंगे? 7 हिस्से। मैग्नीशियम के 6 हिस्से। हाइड्रोजन कार्बोनेट नेगेटिव आयन है 15 हिस्से। क्लोराइड के 10 हिस्से। इस तरह से मुख्तलिफ। pH वैल्यू उसकी 6.7 होगी, ठीक है। इस तरह से मुख्तलिफ इसके पैरामीटर्स मौजूद हैं। तो ये मूरलैंड सरफेस ड्रेनेज की pH वैल्यू कितनी होती है? 6.7। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बेहतर तरीके से पढ़ाया था pH वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्या चीज़ एसिडिक होती है, क्या चीज़ बेसिक होती है, ठीक है। और pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। 6.7 का मतलब ये है कि ये 7 से थोड़ा सा नीचे है, हल्का सा एसिडिक होगा, 0.3 एसिडिक है। जबकि लो लैंड सरफेस ड्रेनेज में हमारे पास ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और इसकी pH वैल्यू 7.5 होती है। 7.5 का मतलब ये हल्का सा बेसिक है, 7 से ऊपर है। और डीप वेल वाटर में देखें तो आप देखें तो इनकी pH वैल्यू 7.0 है, यानी कि ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज है, इसके अंदर कोई एसिडिटी या कोई बेसिसिटी मौजूद नहीं है। वो कैसे होगी कि जितने पॉजिटिव आइंस होंगे उतने ही नेगेटिव आइंस होंगे, जब उनको आप प्लस माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। जबकि यहाँ पर कुछ प्लस माइनस करने पर माइनस साइन ज़्यादा आ रहे होंगे, यहाँ पर प्लस माइनस करने पर प्लस साइन ज़्यादा आ रहे होंगे, एंड सो ऑन। ओके, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज मौजूद हो सकती हैं? ओके स्टूडेंट्स, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोअर्स। जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं नेचुरल वाटर के अंदर, हम उनको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आती है हमारे पास वो इम्प्योरिटीज जो कि डिजॉल्व हो जाती हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व हो जाती हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास कुछ गैसेज होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और दूसरी समटाइम्स कभी कभी अमोनिया भी होती है, जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और वो एज अ इम्प्योरिटी काम करती है। सेकेंड हमारे पास है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब होता है जो डिजॉल्व नहीं हो पाती, बल्कि उसमें तैरती हुई नजर आएंगी, या आपको वहाँ पर अलग से ज़र्रात नजर आएंगे। इसमें इनऑर्गेनिक क्ले या फिर मिट्टी वगैरह होती है, या फिर कुछ ऑर्गेनिक ऑयल, वेजिटेबल और एनिमल मैटर भी होता है। जाहिर सी बात है कि जब पहाड़ों से पानी आ रहा होता है तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ों से टकराता हुआ आता है, जिसमें मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ मिल जाती हैं। थर्ड इम्प्योरिटी हमारे पास है कोलाइडियल इम्प्योरिटीज़। कोलाइडियल इम्प्योरिटीज़ में आपको बता दूं क्या होती हैं। सॉल्यूशन और सस्पेंशन, इन दोनों के दरमियान का एक स्टेट होती है जिनको हम कोलाइडियल इम्प्योरिटी, कोलाइड बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। कोलाइड एक्चुअली इनको कहा जाता है। सॉल्यूशन सस्पेंशन के दरमियान की एक स्टेट होती है जिसमें सॉल्यूशन से बड़े ज़र्रात और सस्पेंशन से थोड़े छोटे ज़र्रात मौजूद हो, उनको हम कोलाइडियल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो शामिल हो जाते हैं पानी के अंदर, उनको हम बैक्टीरियल इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन नेचुरल वाटर। अगर पानी के अंदर, नेचुरल वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ मिल जाएं तो वो किन किन चीज़ों को इफेक्ट करती हैं? तो नंबर 1 इज़ वो इफेक्ट करती हैं कलर को। पानी का कलर चेंज होता हुआ आपको नज़र आएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है। दूसरा, टेस्ट एंड ऑर्डर, उसका टेस्ट, उसका जायका चेंज होता हुआ नजर आएगा, और उसके अंदर से स्मेल आएगी। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर बदबू या खुशबू है, उसके अंदर स्मेल, उसका सूंघना चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट डिजॉल्व मिनरल मैटर्स, उसके अंदर जो मिनरल मैटर मौजूद है उसके अंदर जो डिजॉल्व हुए हैं उसके अंदर इफेक्ट आएगा, उसके अंदर फ़र्क पड़ सकता है, और जो गैसेस डिजॉल्व हुई है उनके अंदर इजाफा हो सकता है। और लास्ट हमारे पास है ऑक्सीडाइजेबिलिटी। ऑक्सीडाइजेबिलिटी क्या चीज़ होती है? ऑक्सीडाइजेबिलिटी मेजरमेंट्स हेल्प वाटर क्वालिटी साइंटिस्ट डिटरमाइन हाउ मच ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट इन अ वाटर सोर्स। अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो कि वाटर क्वालिटी को चेक करना चाहता है, वो किस तरह चेक करता है? वो ऑक्सीडाइजेबिलिटी चेक करता है कि उस पानी के अंदर कितना ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा उतनी कम ऑक्सीडाइजेबिलिटी होगी, एंड सो ऑन। व्हाट इज हार्डनेस? स्टूडेंट्स, हार्डनेस क्या चीज़ होती है? द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वाटर हार्डनेस, अगर मैं बात करूँ वाटर हार्डनेस की सिंपल डेफिनेशन की, तो ये पता करते हैं हम कैसे वाटर की हार्डनेस कितनी ज़्यादा इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन द वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी के अंदर जितना ज़्यादा डिजॉल्व होगा वाटर की हार्डनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। याद करें, मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था हार्ड वाटर क्या होता है? जो सोप के साथ ईजिली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, झाग प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वहाँ कर्ड्स पैदा कर देता है, तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और हार्ड वाटर की हार्डनेस कैसे पता चलती है? उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर कितना कैल्शियम और मैग्नीशियम डिजॉल्व है। हार्ड वाटर इज़ हाई इन डिजॉल्व मिनरल्स लार्जली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादातर क्या चीज़ होती है? कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम डिजॉल्व होता है। अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये जो फॉर्मूला है इस प्लस से पहले ये फॉर्मूला हमारे पास सोप का फॉर्मूला, यानी कि किसी भी आम साबुन का, जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन पानी के अंदर मौजूद कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? इसके साथ मिलकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है कि सोडियम यहाँ आ जाएगा, कैल्शियम यहाँ चला जाएगा। अब ये जो सोप बन गया ये कैल्शियम सोप बन गया। पहले ये सोडियम सोप था जो पानी के अंदर डिजॉल्वेबल था, लेकिन अब ये बन गया कैल्शियम सोप जो कि पानी के अंदर डिजॉल्वेबल नहीं है, बल्कि ऊपर कर्ड्स पैदा करेगा और सोडियम क्लोराइड अलग बन जाएगा। यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है कि जितना ज़्यादा पार्ट्स पर मिलियन में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम मौजूद होगा पानी उतना हार्ड होता जाएगा। अगर 0 मौजूद है तो वो सॉफ्ट होगा, 50 हुआ तो हल्का हल्का हार्डनेस की तरफ जा रहा है, 120 पार्ट्स पर मिलियन हुआ तो थोड़ा आगे, 180 आगे, और 425 पर मुकम्मल हार्ड वाटर बन जाएगा, जिसमें हल्का सा भी सोप प्रोड्यूस, लेदर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस कितनी किस्म की होती हैं? टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस, 2 किस्म की हार्डनेस होती है। एक हार्डनेस को हम बोलते हैं टेम्पररी, दूसरी हार्डनेस को हम बोलते हैं परमानेंट। टेम्पररी आर्जी तौर पर कहलाती है, परमानेंट मुस्तकिल तौर पर कहलाती है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि परमानेंट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि परमानेंट को भी ख़त्म किया जा सकता है। ओके जनाब। When नेचुरल वाटर इज बॉइल्ड, जब पानी को आप बॉयल करते हैं, द कार्बोनेट आइंस प्रेजेंट आर डिकम्पोज इन टू फॉर्म कार्बोनेट आइंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सेट फ्री। अच्छा जनाब, जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो फिर क्या होता है? कार्बोनेट के आइंस जो प्रेजेंट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और कार्बोनेट आइंस बनते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फ्री हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आइंस readily combine with the carbonate ions to form calcium carbonate and magnesium carbonate। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑलरेडी वहाँ मौजूद होते हैं वो उस कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स यानी कि ज़र्रात बना लेते हैं। द हार्डनेस सो प्रेसिपिटेट वॉज रेफर्ड टू एज टेम्पररी हार्डनेस। तो ऐसी हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जब आप नेचुरल वाटर को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पर कार्बोनेट के आइंस जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। कैसे डिकम्पोज होते हैं? कार्बोनेट के आइंस अलहदा हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलहदा हो जाती है। फिर पानी के अंदर पहले से मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो फ़ौरन से और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। ऐसी हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। बट दिस टर्म इज नाउ रेफर टू ऑल द हार्डनेस एसोसिएट विद द बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द वाटर। लेकिन ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या करते हैं? रेफर टू ऑल द हार्डनेस एसोसिएटेड विद द बाइकार्बोनेट कंटेंट ऑफ द वाटर। जो टोटल हार्डनेस होती है हमारे पास उससे रिलेटेड हम इसको करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पररी एंड टोटल हार्डनेस इज रेफर्ड टू एज परमानेंट हार्डनेस सिंस दिस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। टेम्पररी और टोटल हार्डनेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है, देखें, टेम्पररी हार्डनेस तो वो है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट मौजूद है। परमानेंट हार्डनेस हमारे पास क्या होती है? जिसके अंदर बाइकार्बोनेट मौजूद होते हैं।
तो बाइकार्बोनेट की हार्डनेस में से जब आप टेम्पररी हार्डनेस को माइनस करते हैं तो जो चीज़ बचती है उसको हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। और परमानेंट हार्डनेस, और इसको हम पानी के साथ पानी उसको बॉयल करने पर हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि परमानेंट हार्डनेस को आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं जिससे आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हमारे पास दो टाइप्स और हैं जिनको हम अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस भी बोलते हैं। अल्कलाइन और नॉन अल्कलाइन हार्डनेस क्या चीज़ है? अल्कलाइन हार्डनेस इज डिफाइंड एज द हार्डनेस ड्यू टू द बाइकार्बोनेट्स। ऐसी हार्डनेस जो किसकी वजह से हो? बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो, उनको हम अल्कलाइन हार्डनेस बोलते हैं। या फिर कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग मेटल्स, इट इज़ कॉल्ड कार्बोनेट हार्डनेस, इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। अल्कलाइन हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। The non-alkaline hardness is obtained by subtracting the alkaline hardness from the total hardness. This is also known as non-carbonate hardness. टोटल हार्डनेस में से जब आप कार्बोनेट हार्डनेस को माइनस कर देंगे तो जो चीज़ बचेगी वो नॉन अल्कलाइन हार्डनेस कहलाएगी, और इसको हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ वाटर हार्डनेस। हम पानी की हार्डनेस को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं? अगर हमारे पास हार्डनेस टेम्पररी है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? बाय बॉयलिंग। बॉयल कर हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम घर पर जो है पानी वगैरह बॉयल कर अम्मी वगैरह हमें पिलाती हैं जब ख़ास तौर पे हम बीमार हो जाते हैं, या आजकल ख़ास तौर पर हमें पानी बॉयल करके ही पीना चाहिए। डॉक्टर्स का भी यही एडवाइस होती है कि हमें पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। In this method, water is boiled to convert soluble bicarbonates to insoluble carbonates, which are removed by filtration. This is the domestic method. Domestic का मतलब ये घरेलू तरीक़ेकार है। हम क्या करते हैं कि जब पानी को बॉयल करते हैं, जो कि बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं, जो पानी के अंदर डिजोल्व हुए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे तो पानी के ऊपर आ जाएंगे या ज़रात नज़र आने लगेंगे, जिसको हम रिमूव कर लेंगे बाद में फिल्ट्रेशन के ज़रिए। फिल्ट्रेशन यानी कि किसी भी छन्नी या जाली के ज़रिए हम उसको रिमूव कर लेंगे। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखें तो ये आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आप बॉयल करेंगे तो हीट करेंगे, लाजमी सी बात है, तो वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। ये एरो हमें बता रहा है कि ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये हमारे पास नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये एरो हमें बता रहा है कि ये उड़ जाएगी हवा के अंदर और साथ में हमें पास पानी बचेगा। ये चीज़ जो बैठ जाएगी इसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा कर लेंगे, अलग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाय क्लार्क्स मेथड। दिस मेथड इज़ यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑन अ लार्ज स्केल। अगर आपको पानी को लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर हार्डनेस ख़त्म करनी है, देखें बॉयल तो हम ज़्यादा एक पतीली या एक बाल्टी कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़े पैमाने पर अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा? क्लार्क्स मेथड यूज़ करना होगा। एक ख़ास किस्म की कैलकुलेटेड क्वांटिटी होती है लाइम वाटर की, चूने के पानी की, जिसको हम ऐड करते हैं पानी के अंदर ताकि सॉल्युबल बाइकार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। अगर आप देखें यहाँ पर हमने कोई हीट नहीं करा, कोई बॉयल नहीं किया, बस पानी के अंदर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मौजूद था वो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने के पानी के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि इनसॉल्युबल होंगे, नीचे पानी के अंदर जाके बैठ जाएंगे और बाकी पीछे हमारे पास पानी बचेगा, हम उसको फिल्टर कर लेंगे और सिंपल हमें पानी मिल जाएगा। मैंने यहाँ क्या यूज़ किया है? सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया है, लेकिन इस स्लाइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है कास्टिक सोडा की मेथड में और सोडा ऐश के मेथड में, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। तरीक़ेकार वही है, जब रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा कर लेंगे और बाकी जो चीज़ मिलती है हमें वो हार्डनेस के ज़ुमरे में नहीं आती। एग्ज़ाम से पहले हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ आपके लिए असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट करिए। उम्मीद करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल्स जो लेक्चर मैंने दिया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। दानियाल आरिफ के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उसको जाकर लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें तो दूसरे टॉपिक्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ, आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स भी मिलेंगे। इस लेक्चर के बारे से कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, MS टीम पर भी, मेरे व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक ID पर भी, जहाँ भी आपको बेहतर लगे, जहाँ मुझे अप्रोच कर सके वहाँ से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ वाटर। केमिकल नेचर क्या होता है वाटर का? वाटर का केमिकल नेचर क्या होता है, वो किस तरह का होता है, ये आपने बुक में से तलाश करना है, गूगल पे सर्च करना है और इसको सॉल्व करना है और फिर मुझे आंसर बताने हैं, सबमिट कराने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस आर देयर?
मैंने आपको पढ़ाया भी है, अभी इस लेक्चर में भी मौजूद है कि हार्डनेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने किस्म की हार्डनेस होती हैं। वाटर कॉमन इम्प्योरिटीज़ इन नेचुरल वाटर, आम पानी के अंदर एक कुदरती पानी के अंदर कितनी इम्प्योरिटीज़, कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं जो कॉमन तौर पर पाई जाती हैं। और लास्ट हमारे पास है व्हाट इज़ डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी क्या होती है। ये आपको आराम से गूगल से मिल जाएगी, सर्च करें और फिर ये देखें डेंसिटी होती क्या चीज़ है और पानी की डेंसिटी क्या है। ओके, एक असाइनमेंट है आपके, वो मैं दे रहा हूँ, इसको ज़रा देख लीजिएगा। इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और इसके ऊपर एक नोट लिखना है। व्हाट इज़ एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, पानी की एनामेलस प्रॉपर्टी को क्या चीज़ होती है, ये क्या चीज़ है एनामेलस प्रॉपर्टी, ये आपने देखनी है। क्यों जब पानी की एक बॉटल जो कि ग्लास की हो यानी कि शीशे की हो और उसके अंदर हम पानी भरकर फ्रीज़र के अंदर रख दें तो वो जमने पर बर्स्ट हो जाएगी, आखिर ऐसा क्यों है, वो क्यों फट जाती है। उसका लेना देना इस एनामेलस प्रॉपर्टी से ही लेना देना होता है। जब आप एनामेलस प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो आपको ये वाला लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझिए और अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल समझ नहीं आएगा। आप अच्छे तरीके से समझिए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज ये वाला लेक्चर आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अपने आसपास के लोगों का, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।